डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखिए हाई स्कूल का एग्जाम चल रहा है। आज हम इम्पोर्टेंट साइंस में जो रसायन विज्ञान के सेगमेंट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए समय नष्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है हमारा रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। बहुत सारी अपक्रियाओं के प्रकार है, जैसे अपघटन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, द्विबहिस्थापन अपक्रिया और ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। सर्वाधिक बात यह है महत्वपूर्ण बेटा, हम इसको एक एक को डिस्कस करते चलेंगे। बहुत ही शॉर्ट में इसको आपको पूरी तरह पढ़ाया गया है। सारे वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, अलग अलग अपक्रियाओं के, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ हम तीव्र गति से इसको हम काम करते हैं। तो चलिए देखिए, योगात्मक अपक्रिया। देखिए, योगात्मक, तीन नाम से यह प्रश्न पूछा जाएगा। योगात्मक माने जोड़ने वाला अपक्रिया, या इसका नाम करके पूछेगा संकलन अपक्रिया, संकलन भी योगात्मक है। या इसका नाम करके पूछेगा आपका जो है संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रियाएं। तो यहाँ देखिए, नाम से ही तीनों इंडिकेट है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। संकलन माने भी जुड़ना होता है, योगात्मक माने भी जुड़ना होता है और संयोजन माने भी जुड़ना होता है। जब योगात्मक अपक्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे करोड़ों पदार्थ हैं, आपस में जुड़कर केवल एक पदार्थ का, एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। इसी अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे योग प्लस जोड़, योग माने क्या होता है, जोड़, संकलन माने भी और संयोजन माने। जैसे उदाहरण हम देते हैं, कार्बन है, कार्बन ने किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन अणु से क्रिया किया, बनाया आपका CO2। इसमें बहुत सिंपल उदाहरण है। जैसे सल्फर है, सल्फर ने ऑक्सीजन से क्रिया किया, यहाँ हमारा क्या बन गया, SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड। किसके उदाहरण है, योगात्मक अपक्रिया के। मतलब दो पदार्थ जुड़े और केवल एक ही पदार्थ का निर्माण हो, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया। दो के साथ तीन पदार्थ भी जुड़ जाए और एक ही पदार्थ का निर्माण करें, तब भी उसको हम क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया। जैसे दो सोडियम परमाणु और क्लोरीन एक अणु जुड़ जाए और बने क्या, दो अणु NaCl अर्थात नमक के बन जाए, ये सब क्या है, योगात्मक अपक्रिया के उदाहरण है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रिवाइज कर दो बार वीडियो देखेगा, सारी चीजें तैयार होंगी। अब अर्थात दो पदार्थ जब आपस में जुड़कर केवल एक पदार्थ बनाए, दो या दो से अधिक, 3, 4 और 5 भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जुड़कर केवल एक अगर बनाएंगे तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। अब हम दूसरी रासायनिक अपक्रिया में चलते हैं, जो इसका जस्ट अपोजिट है। योगात्मक की जगह क्या होगा, वियोजन अपक्रिया। वियोजन माने क्या होता है, टूटना, अपघटित हो जाना। तो वियोजन अपक्रिया, अब जैसा कि नाम से इंडिकेट है, जब कोई भारी पदार्थ, कोई बड़ा अणु क्या होता है, एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक अन्य पदार्थों में टूट जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। और इसके दो उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। एक दे रहे हैं KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। जब पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट करते हैं, गर्म किया जाता है बेटा, तो ये पोटेशियम क्लोराइड के 2 अणुओं में और ऑक्सीजन के 3 अणुओं में 3O2, इसीलिए 2 करना पड़ा, 2 अणु लेने पड़े हमको, जिससे बैलेंस हो सके। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, उसमें 2 या 2 से अधिक जुड़कर एक बना रहे थे योगात्मक में। अब वियोजन में क्या हो रहा है, एक यौगिक है, कोई 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया कहा जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ एक पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करने पे क्या हो रहा है, 2 पदार्थों में बदल जा रहा है। इसलिए किसके उदाहरण है दोनों, ये दोनों वियोजन अपक्रिया के उदाहरण है। अब हम अगले प्रकार पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर दिया जाएगा। सारे चैप्टर, जो 4 चैप्टर हैं आपके रसायन के खंड के अंतर्गत, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। अभी हम अनसॉल्व पे भी आगे चलेंगे। अब देखिए अगली अपक्रिया पे चलते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन माने किसी यौगिक को, किसी यौगिक के परमाणु को, किसी तत्व के परमाणु को किन्हीं अन्य तत्व के परमाणु द्वारा जब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, स्वयं उसके स्थान पे वो आ जाता है और नया यौगिक बनता है, तो इस अपक्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं।
लेकिन प्रतिस्थापन अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी के आधार पे होगी। जो अधिक सक्रिय धातु होता है वो अपने से कम सक्रिय तत्वों को या धातुओं को उनके यौगिकों से प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे हम क्रिया करा रहे हैं आयरन रॉड लोहे को, या पी माने क्या है आयरन लोहा, और H2SO4 क्या है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं FeSO4, यह आयरन क्या करेगा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी अलग हो जाएगी। फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आयरन का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी में सल्फ्यूर हाइड्रोजन से क्या होता है ऊपर होता है, इसलिए ऊपर के तत्व अपने से नीचे तत्व को क्या कर सकते हैं उनके यौगिकों से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसलिए आयरन जो है हाइड्रोजन को क्या करता है सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिस्थापित कर देता है और फिर सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। तो यह प्रतिस्थापन हो रहा है, आयरन के द्वारा हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है, उसके स्थान पे स्वयं में यौगिक बना रहा है, इसलिए इसको प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। इसके अन्य भी उदाहरण है, जैसे जिंक ले लिया हमने, जिंक की भी जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होगी तो जिंक का भी स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है रासायनिक श्रेणी में, इसलिए जिंक भी हाइड्रोजन को अम्ल में से प्रतिस्थापित करके बना देगा, जिंक सल्फेट बनेगा, जैसे ऊपर आयरन सल्फेट बना था, और प्लस क्या बनेगा हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जिंक और आयरन दोनों अम्ल से H2SO4 से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित इसलिए कर देते हैं कि क्योंकि इन दोनों का स्थान सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा प्रतिस्थापन क्रिया हो गया। तो इसको रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से रिवाइज करके वीडियो को देखेंगे 2 बार तो आपको सभी चीजें अपने आप एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब हम अगली बात करते हैं अगली अभिक्रिया की, और ये अभिक्रिया हमारी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊष्मा के नाम से भी पूछता है कभी कभी अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या है, देखिए जैसा नाम हो उदासीनीकरण, जब कोई अम्ल और कोई क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो अम्ल अपने गुणों को और क्षार अपने गुणों को त्याग देता है और दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता समाप्त हो जाती है और लवण और पानी बनता है। जैसे कोई अम्ल है, हमने ले लिया क्या अम्ल हमारा HCl है, और हमने क्षार ले लिया क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अम्ल क्या करेगा, हम दोनों अपने गुणों को छोड़ देंगे, Na और Cl आपस में मिल जाएंगे, H और OH ये दोनों मिलके क्या करेंगे पानी बना लेंगे। तो हमारा क्या बनेगा NaCl और प्लस H2O। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण और पानी बनता है। इस क्रिया में अम्ल और क्षार अपने गुणों को खो देते हैं और लवण और पानी बनाते हैं, इसलिए इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आ गए हम अगले टॉपिक पे, देखिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, हिंदी में भी लिख के आएगा ये रेडॉक्स रिएक्शन, इसलिए लिख रहे हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पूछेगा या रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों में ही एक चीज है। देखिए RE रिडक्शन से लिया गया है, रिडक्शन माने होता है अपचयन, रिडक्शन माने अपचयन, तो RE रिडक्शन का लिया गया है। और ऑक्सीडेशन माने क्या होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन का RE और RED और ऑक्सीडेशन का OX लेके बनाया गया है रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का क्या होता है अपचयन होता है। ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, अम्ल क्षार तथा लवण। अब अम्ल क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हमारा क्या कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन। जैसे देखिए
या आयनित होकर भी, जैसे HCl है, H प्लस और Cl माइनस। देखिए H प्लस दे रहा है, HNO3 है, ये भी क्या कर रहा है, H प्लस और नाइट्रेट आयन NO3 पे सिंगल माइनस दे रहा है। तो इसी प्रकार H2SO4 है, H2SO4 आयनित होता है तो क्या देगा, 2 हाइड्रोजन आयन 2H प्लस और प्लस 1 सल्फेट आयन SO4 पे डबल माइनस। तो ये सभी H प्लस दे रहे हैं, HCl, HNO3 और H2SO4। तो जो OH प्लस आयन लेते हैं, हाइड्रोजन आयन में प्रोटॉन लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जो OH माइनस आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसे इसको हम इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसको हमको कवर करना है, ये इम्पोर्टेंट के दृष्टिकोण से सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। अम्ल क्षार लवण का भी वीडियो अपलोड है, उसको आप जाकर चैनल पेज पे देख सकते हैं। क्षार जो OH माइनस आयन देते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH माइनस देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब जितने भी हाइड्रोक्साइड हमारे लगभग सब क्या है, क्षार हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आयनित होगा तो क्या देगा, Na प्लस और प्लस OH माइनस देगा। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी आयनित होगा तो क्या देगा, पोटेशियम आयन और प्लस OH माइनस आयन माने हाइड्रोक्सिल आयन। इसी प्रकार अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, हम लोग को देखिए, चलिए हम मिटाते हैं, इसका एक और उदाहरण देते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जो बुझा चूना हमारा होता है, ये भी आयनित होता है। किसमें आयनित होगा, Ca डबल प्लस प्लस 2OH माइनस, ये 2 हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो जो H प्लस आयन या HO3 प्लस O, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जो H प्लस आयन दे या हाइड्रोनियम आयन देता है वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और जो OH माइनस अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अम्ल क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनता है, इसी क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, जो अभी हम पढ़े हैं। अब देखिए इसमें जो है पीएच स्केल डेवलप किया गया। पावर पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जो व्यक्त करता है उसी पैमाने को पीएच पैमाना कहते हैं। तो पीएच का न्यूट्रल पॉइंट होता है 7। यह पीएच मान किसका होता है, इससे एक प्रश्न जरूर आएगा आपका। हम बहुविकल्पी में जो अगला वीडियो बनाएंगे, सारा जो अनसॉल्व सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम 19 के चारों सेट और 2020 के चारों सेट जो बोर्ड में पूछे गए हैं पूरे प्रश्न पत्र, उसका सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए 7 से ऊपर जब हम जाते हैं, 7 से अधिक होगा, 8, 9, 10 तो क्या बढ़ेगा, क्षारीयता में वृद्धि होगी, क्षारीयता में वृद्धि होगी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक। लेकिन जब नीचे जाएंगे हम तो इधर क्या होगा, अम्लीयता में वृद्धि होगी। मतलब 7 से अगर कम है पीएच, 6, 5, 4, 3, 2 है तो वो क्या है, अम्लीय है। अगर 7 है तो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, वो पानी है, उदासीन है। और अगर 7 से अधिक है तो वो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो पीएच मान 7 है तो जल होगा, उदासीन होगा, अर्थात तो वह विलयन ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। लेकिन अगर 7 से कम हो रहा है तो वो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 सब अम्लीय है। लेकिन अब 7 से ऊपर होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तब क्या होंगे, विलयन क्षारीय होंगे। तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि अब पानी का पीएच कितना होता है, या अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, 0 होगा या 7 होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब मैं सॉल्व करूंगा अनसॉल्व अगले वीडियो में, तब आपको ये पूरा विवरण मिल जाएगा। तो पीएच अभी यहाँ समझे हम, पीएच उदासीन बिंदु पानी का होता है, पीएच 7 से अगर कम पीएच है तो वो विलयन अम्लीय है, और अगर 7 से अधिक है, 8, 9, 10, 11 तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। ये हमारा क्या हो गया, पीएच स्केल हो गया। अब हम 4 महत्वपूर्ण यौगिकों पर चर्चा करते हैं। इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से आएगा। इसको चैनल पेज पे जाकर आप ध्यान से पढ़ सकते हैं कि 10-10 मिनट के वीडियो विस्तार से उनके बनाने की विधि, उनके रासायनिक गुणों पे चर्चा की गई है। तो इसमें 4 हमारे महत्वपूर्ण जो यौगिक हैं, पहला है व्यंजक चूर्ण, इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जो नालियों में और जल को शुद्धकरण करने के लिए इस चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। बुझे चूने से इसका निर्माण होता है, बुझे चूने पे क्लोरीन की क्रिया द्वारा तब इसका निर्माण होता है। जैसे देखिए CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2
गिब्स CaOCl2, यही है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसी को हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। उसके साथ क्या बनता है? जल बनता है। तो विरंजक चूर्ण हमारा पहला महत्वपूर्ण पदार्थ हो गया। दूसरा हमारा है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप देखे होंगे प्लास्टर लगे रहते हैं हाथ पर, जिनके टूटे रहते हैं, बड़ा कठोर सा कवच होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। दीवारों की पुट्टी में भी इसी को पुट्टी भी कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि ये पेरिस में सबसे पहले बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये दो इतने महत्वपूर्ण है, कुल 4 हैं आपके। अगला है आपका वॉशिंग सोडा, माने धोने वाला सोडा, धावन सोडा। और सबसे लास्ट हमारा है बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर बनाने वाला सोडा। तो देखिए ये चारों का डिटेल विवरण दिया गया है। इसको आप चैनल पेज पे जाकर वीडियो देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से कमेंट करिएगा, उसमें हम अपडेटेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए इन चारों में से एक जरूर आएगा। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि है, उसके 2 उपयोग लिखिए या पूछ लेगा। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का समीकरण और इसके उपयोग लिखिए। या धावन सोडा बनाने की विधि है, इसके उपयोग। या खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा बनाने की विधि या इसके उपयोग। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, जब इसमें थोड़ी सी मात्रा टार्टरिक अम्ल की मिलाई जाती है। तो इन चारों यौगिकों के निर्माण से एक प्रश्न आपका जरूर होगा, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये दोनों, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन दोनों में से एक अक्सर पूछा जाता है। फिलहाल आप चारों पढ़ेंगे, 4 में एक निश्चित रूप से आएगा, इसको इसलिए आपको छोड़ना नहीं है बच्चों। अब हम अगले पाठ में आते हैं, धातु एवं अधातु, जो हमारा तीसरा पाठ है। धातु और अधातु से बहुत सारी चीजें निकाल दी गई हैं। इसमें सक्रियता श्रेणी है। सक्रियता श्रेणी में हमने आपको बताया था, सक्रियता श्रेणी में जो तत्व श्रेणी में ऊपर है वो अपने से नीचे के तत्वों को क्या करते हैं? उनके यौगिकों से प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसा प्रतिस्थापन क्रिया में हम लोगों ने चर्चा की है। तो सक्रियता श्रेणी में आपको क्रम याद करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन से नीचे कितने धातुएं हैं और हाइड्रोजन से ऊपर कितने हैं, तो उनका क्रम क्या है, उस आधार पे आप ये तय कर सकते हैं कि जो है कौन प्रतिस्थापित करेगा और कौन प्रतिस्थापित नहीं करेगा। तो इसमें सक्रियता श्रेणी के बाद क्या है, धातु कर्म की आधारभूत विधियां। तो धातु कर्म का आपको डिटेल लिखवाया गया है, जिसमें से आपको मुख्य से भर्जन, निस्तापन, गालक, प्रगलन, ये सब चीजें पढ़नी होंगी। और 3 भट्ठी जो है, परावर्तनीय भट्ठी, वात्या भट्ठी और बेसेमर परिवर्तक, इन तीनों का चित्र बनाकर उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन तीनों में से दोनों भट्टियों या बेसेमर परिवर्तक का चित्र या उस प्रक्रिया जरूर पूछी जाती है, तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा। अब संक्षारण है और उसका निवारण। इसमें से बेटा संक्षारण माने जंग लगना, मूर्छा लगना। जैसे अब देखते हैं लाल लाल पाउडर के रूप में, भूरी परत के रूप में लोहा धीरे धीरे घिसता रहता है जब नमी या पानी के संपर्क में वो रहता है। तो संक्षारण की क्रिया कब होती है? जब धातु जैसे लोहा है, नमी या वायु के संपर्क में आता है तो लाल परत बनता है। जैसे आयरन हमारा क्या है? Fe है। और जब ये ऑक्सीजन, वायु की ऑक्सीजन या नमी में भी पानी होता है, तो ये क्या बना लेगा? 2FeO, फेरस ऑक्साइड बना लेता है। और फेरस ऑक्साइड की ये लाल भूरी परत यही जंग के रूप में क्या होती है? जंग के रूप में निकलती रहती है। धीरे धीरे लोहा क्या होता है? नष्ट होता रहता है। तो संक्षारण वह प्रक्रिया है जब जिसमें धातु नमी या वायु के संपर्क में आकर धीरे धीरे परत दर परत नष्ट होता रहता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण का निवारण मतलब कैसे संक्षारण से बचा जा सकता है? तो संक्षारण के बहुत सारे उपाय हैं, इसको आप एक एक डिटेल करके लिखिएगा, हम लिखवाए हैं आपको। तो उसमें गैल्वेनीकरण है, विद्युत लेपन या एसिड लेपन है, किसी धातु में दूसरी पर धातु की परत चढ़ाकर हम संक्षारण या मूर्छा लगने से बचा सकते हैं। धातु पे हम पेंट कर कर उस पे पेंट की परत चढ़ाकर अर्थात पेंट कर कर भी उसको हम संक्षारण से बचा सकते हैं। उस पे मोबिल ऑयल या ग्रीस लगाकर भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं। इसीलिए मशीनी गाड़ी, मोटर, जितने भी इंजन मोटर्स हैं, इनमें देखिए चैन वगैरह है, सब में ग्रीस लगा रहता है। तो इससे क्या होता है? संक्षारण की प्रक्रिया नहीं होती है, अर्थात मूर्छा नहीं लगता है। तो मूर्छा से बचने के लिए हमको क्या क्या निवारण है, इसको आप डिटेल में लिखेंगे। विद्युत लेपन है, एक धातु पे दूसरी धातु की हम क्या करेंगे? विद्युत लेपन द्वारा क्या करेंगे? परत चढ़ा देंगे।
या पेंट लगाकर भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं, पेंट लगाकर। इसीलिए लोहे पे क्या किया जाता है, पेंट लगाया जाता है। लोहे की दरवाज हो, रेलिंग हो या खिड़कियां हो, उसमें हम क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। जैसे वाहन है, कोई भी चीज है तो उसपे क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं, निकल या क्रोमियम आदि की परत चढ़ाते हैं। और ग्रीस व्रीस लगाकर, ग्रीस या मोबिल लगाकर भी हम धातु को संक्षारण से अर्थात मूर्छा लगने से बचा सकते हैं, ग्रीस लगाकर भी। तो ये मुख्य मुख्य क्या हो गए, निवारण मतलब संक्षारण से बचने के तरीके हैं। मतलब संक्षारण या मूर्छा लगने से हम धातु को इन प्रक्रियाओं द्वारा बचा सकते हैं। अब देखिए धातु में यही इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में याद करिएगा। यहाँ डिटेल में चर्चा करने के लिए समय नहीं है, कम समय में इसमें सभी पूरे चारों पार्ट को हम कवर कर रहे हैं, जो भी जितना भी हाई स्कूल का रसायन वाला भाग है। अब देखिए अगला चैप्टर हमारा है कार्बनिक यौगिक। तो ये कार्बनिक यौगिक से आप जान लीजिए बहुत प्रश्न आएंगे। इसमें किसी यौगिक का, एल्डिहाइड का या उसका सूत्र दे देगा, जैसे CHO है, ये दे दिया, COOH दे दिया, कीटोनिक दे दिया। तो इसमें ये आइडेंटिफाई करने का देगा आपको कि ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका एल्कोहलिक है। तो क्रियात्मक श्रेणी की जो आप है NH2 होगा तो एमीन होगा। तो इसको आप समझ सकते हैं। तो इसी के आधार पर सक्रियता श्रेणी को इसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप क्रियात्मक समूहों को। ये अल्कोहल है क्या, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन है, इसमें से एक नाम पूछा जाएगा। या उसका ज्यादातर देखिए प्रोपेनॉल अब दे देता है, C2H5OH दे दिया, और C3H7OH दे दिया, और दे दिया C4H9OH दे दिया, फिर CH3OH दे दिया। अब इसमें पूछ लिया प्रोपेनॉल कौन सा है, निम्न में प्रोपेनॉल कौन है। ये अभी प्रश्न आएंगे आपके जो है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा प्रोपेनॉल कौन है। तो इसमें कि OH सब में है तो सब आल होंगे, सभी अल्कोहल होंगे। प्रोपेनॉल क्या है, प्रोप धन एन, प्रोप किसने कार्बन को कहते हैं, एक कार्बन को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें भी देखेंगे 3 कार्बन होगा वही प्रोपेनॉल होगा, क्योंकि आल ग्रुप एल्कोहलिक सब में जुड़ा है। तो इसमें देखिए 2 कार्बन है, इस सूत्र में 4 है, यहाँ पे 1 है, 3 कार्बन किसमें है, सेकंड वाले ऑप्शन में। तो प्रोपेनॉल हमारा ये होगा। तो यहाँ क्रिया विधि को यहाँ ध्यान देखना है, शब्द मूल कि मेन कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, उसी के आधार पे ही कार्बनिक यौगिक का नामकरण होगा। और क्रिया विधि में इसको आप समझ सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की वीडियो भी हम इसको अपलोड किए हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और पूछा जाएगा जल का, जैसे जल का pH मान कितना है, 0 है, 7 है, 1 है, 2 है, 7 से कम या 7 से अधिक, तो जल का pH मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH कितना होता है, 0 है, 7 है, 7 से कम, 7 से अधिक तो 7 से कम होता है। पूछ लेगा क्षारीय विलयन का pH कितना होता है, होता है 5 होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, तो वहाँ कहेंगे हम 7 से अधिक होता है। तो हम आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें जो है 2 यौगिक हमारे महत्वपूर्ण हैं, डिटेल रूप से इसके बनाने की विधि का समीकरण और इसके रासायनिक गुण, एस्टरीकरण, धावन सोडा से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, अन्य यौगिकों से इसकी क्रिया। तो ये 2 डिटेल में आपको लिखवाया गया है, इसको आप पढ़े हैं। किसका निर्माण, पहला है एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल। और दूसरा हमारा है CH3COOH, एथेनोइक अम्ल, जिसको सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं, लेकिन IPC नाम क्या होगा इसका, एथेनोइक अम्ल होगा। तो यही 2 हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में है। इसके निर्माण की विधि और इसके रासायनिक गुण। तो केवल समीकरण इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको दोनों आप निश्चित रूप से पढ़िएगा। इसकी जो है बनाने की विधि का एक समीकरण और उसके साथ साथ एस्टिक अम्ल बनाने की विधि का समीकरण, इन दोनों के उपयोग और इन दोनों के रासायनिक गुण, वो जो हमने उसको अपलोड कर रखा है, उसको भी चैनल पे देख लीजिएगा। और इन दोनों में से एक जरूर आएगा बेटा, निश्चित रूप से आएगा। और 3 से 4 नंबर, 5 नंबर के प्रश्न इसी दोनों टॉपिक में से किसी में से एक आएंगे, इसके बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण। अब हम इसमें देखिए लगभग सारी चीजें खत्म हो गई।
जो है दो महत्वपूर्ण यौगिक हैं और क्रियात्मक समूह एल्किल समूह है और समजातीय श्रेणी। अब आइए हम समजातीय श्रेणी और एल्किल समूह पे चर्चा करते हैं। एल्किल समूह, जब किसी भी एल्किल समूह क्या होता है, जब किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हम माइनस कर देते हैं तो एल्किल समूह मिल जाता है। जैसे हमने मेथेन लिया, CH4 किसका सूत्र है, मेथेन का, तो मेथेन के में से एक हाइड्रोजन हम कर देंगे, कम कर देंगे तो कितना बचा, CH4 है तो CH3 हो जाएगा। इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, मेथिल। यह है मेथिल समूह, ये एल्किल ग्रुप है। अब जैसे है इसे एथेन है, एथेन का फार्मूला होता है C2H6, इसको हम क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। अब एथेन से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या बचेगा, C2H5, इसको क्या कहते हैं, एथिल। तो एल्किल समूह बेटा क्या होता है, एल्किल समूह जब किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन, चाहे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो हमें उसका एल्किल समूह प्राप्त होता है। मेथेन से एक कम करेंगे तो मेथिल ग्रुप, इसी प्रकार एथेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो एथिल ग्रुप प्राप्त होता है। इसी प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, ऐसे सभी एल्किल ग्रुप प्राप्त हो जाएंगे। तो एल्किल समूह मतलब जब एल्केन से हम एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर देंगे तो जो समूह बचेगा वही समूह एल्किल समूह कहलाता है। मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ऐसे जितने कार्बन किसी नाम पे होंगे उसके आधार पर वैसे एल्किल समूह हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सजातीय श्रेणी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, अब की बार भी आने की पूरी प्रबल संभावना है। तो इसको देखिए, समजातीय श्रेणी वह श्रेणी जब एक ही क्रियात्मक समूह वाले होंगे। एक ही क्रियात्मक मतलब क्रियात्मक समूह जैसे OH है अल्कोहल का, COOH है किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ठीक, ये सब क्रियात्मक समूह है। जैसे CHO किसका है, एल्डिहाइड का है। तो क्रियात्मक समूह समान हो, ये जो तीनों मिला देंगे तब ये समान नहीं, ये तो अलग अलग होंगे। लेकिन जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा जाता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको सजातीय श्रेणी कहते हैं। हम यहाँ दो उदाहरण देंगे। चलिए, सजातीय श्रेणी हमने ले लिया किसका, एल्केन का, एल्केन की सजातीय श्रेणी की श्रेणी। अब एल्केन में हमने क्या ले लिया, पहला सदस्य ले लिया C2CH4, दूसरा क्या हो जाएगा, CH2 इसमें जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, C2H6, फिर CH2 जोड़ देंगे CH3H8। ये हमको एल्केन की सजातीय श्रेणी मिल गई। इसमें सब एल्केन है, मेथेन, एथेन, फिर प्रोपेन, फिर इसके C4H10 होगा ब्यूटेन, फिर C5H12 होगा, ये क्या होगा, पेंटेन। तो ऐसे प्राप्त होती जाएगी। जैसे हमने मेथिल अल्कोहल ले लिया CH3OH, अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया, देखिए CH2 जोड़ दिया, क्योंकि किसी भी दो कार्बनिक यौगिक के दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर हमेशा क्या होता है, CH2 होता है। तो एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, किसी में होगा, अगला सदस्य प्राप्त करने के लिए हम पहले सदस्य में CH2 जोड़ देंगे। तो देखिए CH3 था ही, अब फिर इसमें क्या जुड़ गया, CH2 जुड़ गया और OH था, ऐसे लिख दिए। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 1 2 हो गया C2H5 और 3 और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 5, C2H5 हो गया OH। तो इसलिए एथिल अल्कोहल को ऐसे भी और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें हमने ये जोड़ा तो हमको क्या मिल गया, एथिल अल्कोहल मिल गया। अब फिर इसमें हम अगर CH2 जोड़ देंगे तो एक CH2 और जुड़ गया तो 3 कार्बन हो गए, तो क्या मिल गया हमको, प्रोपिल अल्कोहल मिल गया। अब देखिए इसमें सबकी क्रियात्मक समूह क्या है, OH है। जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहती है। अभी अल्कोहल की सजातीय श्रेणी है, एल्केन की सजातीय श्रेणी है। एक और हम उदाहरण देते हैं, देखिए समझने के लिए, क्यों इसको वीडियो पास करके रोक करके आप फिर से देख सकते हैं। हमने पहला सदस्य ले लिया एल्डिहाइड का, उसका पहला सदस्य एल्डिहाइड का कौन होता है, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड है। अब हमको अगला प्राप्त करना है, इसमें से क्या करेंगे, CH2 जोड़ देंगे तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। C यहाँ पे उतार दीजिए, बाकी CHO यहाँ। अगला ग्रुप हमको क्या मिला, एस्टल्डिहाइड। अब फिर इसमें हम CH2 जोड़ देंगे, CH3 CH2 CHO, ये क्या मिल गया, ये प्रोपेनल्डिहाइड हो गया। फिर इसमें हम CH2 जोड़ देंगे, CH3 CH2 और CHO। अब ये क्या हो गया, ब्यूटेनल्डिहाइड हो गया।
तो देखिए क्रियात्मक समूह सबका एल्डिहाइड है। जब एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह के यौगिकों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो उदाहरण में आप चाहे एल्केन की सजातीय श्रेणी दे सकते हैं, चाहे अल्कोहल की, चाहे एल्डिहाइड की, चाहे अम्ल की। तो हम आशा करते हैं सजातीय श्रेणी आप समझ गए होंगे। इसकी दो मुख्य विशेषताएं हैं। सजातीय श्रेणी में एक ही प्रकार के समूह होने चाहिए। अगर OH है तो OH ही होना चाहिए, अगर एल्केन है तो सभी एल्केन होंगे, अगर एसिड है कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो सभी कार्बोक्सिलिक होंगे, जैसे फार्मिक अम्ल। फिर इसमें CH2 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, CH3COOH। ये क्या है, एथेनोइक अम्ल। इसमें जोड़ देंगे फिर क्या हो जाएगा, CH3CH2 और COOH प्रोपेनोइक अम्ल। फिर इसमें भी CH2 जोड़ देंगे तो ब्यूटेनोइक, फिर पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऐसे हमको सीरीज बढ़ती प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें सबका क्रियात्मक समूह क्या है, एक ही प्रकार का है। तो इस प्रकार जो श्रेणी प्राप्त हुई उसी को हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब हम देखिए इसमें दो ये पदार्थ महत्वपूर्ण पूरे हो गए। अब इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण पदार्थ है भैया साबुनीकरण और साबुन की सफाई प्रक्रिया या निर्मलन क्रिया। ये दो चीजें आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। साबुन क्या होते हैं, उच्च वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, जैसे सोडियम स्टीयरेट या सोडियम पामिटेट, जो कि पामिटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल द्वारा बनाए जाते हैं। उसको पूरा हमने डिटेल में लिखा गया है। दो ही इसके साल्ट होते हैं, C17H35 COONA। ये है हमारा सोडियम स्टीयरेट साबुन, ये स्टेरिक अम्ल से बनता है। एक होता है दूसरा हमारा C15H31 COONA, ये है सोडियम पामिटेट, ये पामिटिक अम्ल से प्राप्त होता है। NaOH द्वारा जब क्षार द्वारा उन अम्लों का हम उन वसा अम्लों का क्या कराते हैं, अपघटन करवाते हैं। तो ये साबुनीकरण की प्रक्रिया में चाहे हमारा सोडियम स्टीयरेट बनेगा, ये भी साबुन है, सोडियम पामिटेट बनेगा, ये भी साबुन है। इसको आपको समझाया गया है। और साबुन निर्माण या मिसेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया, तो साबुन की सफाई प्रक्रिया ही कभी कभी पूछा जाता है। साबुन की निर्मलन प्रक्रिया की निर्मलन और सफाई एक ही है। मतलब निर्मलन माने क्या होता है, मल मूत्र दूषित हो जाना माने गंदगी का दूर हो जाना। तो साबुन की निर्मलन प्रक्रिया या सफाई प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसेल अवधारणा के आधार पर, किस अवधारणा के आधार पर, मिसेल का। तो इसको आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। इसके जो है चित्र बनाए गए हैं, इसको आप ध्यान से बुक से, नोटबुक से इसको याद कर लीजिएगा। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया और साबुनीकरण अर्थात मिसेल अवधारणा के आधार पर साबुन की निर्माण प्रक्रिया। अभी ये आपका ये चीजें कंप्लीट हो गई। सारे सिलेक्टेड टॉपिक्स, इन सब में से कोई भी ऐसा नहीं है जो छोड़ देंगे। सर्वाधिक इसमें से आएगा। आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पेपर देने के बाद आप देखिएगा निश्चित रूप से। अब अगला चैप्टर हमारा आखिरी चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में देखिए दो मुख्य सारणियां हमारी है। एक है मेंडलीव की आवर्त सारणी, और दूसरा हमारा है आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी सर्वाधिक सबसे पहले किसने बनाई, आवर्त सारणी मेंडलीव ने बनाई थी। और यह आवर्त सारणी परमाणु भारों के बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखी गई थी। और जबकि दूसरी आवर्त सारणी हमारी आधुनिक आवर्त सारणी जो वर्तमान में चल रही है, यह आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों के आधार पर बनाई गई है। जब यह सिद्ध हो गया कि तत्वों के मौलिक गुण परमाणु क्रमांक हैं, ना कि परमाणु भार, तब फिर सारणी में संशोधन किया गया। तो दो नियम पूछे जाते हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम। तो मेंडलीव का आवर्त नियम, उन्होंने माना था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। इसलिए मेंडलीव ने जो आवर्त नियम दिया था उसके अनुसार कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात उन पर निर्भर करते हैं। यह गलत था, क्योंकि वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉन क्रिया करते हैं। तो इसलिए परमाणु भार के आधार पर नहीं, परमाणु क्रमांक के आधार पर जब विभिन्न प्रयोग के बाद संशोधन किया गया तो आधुनिक आवर्त सारणी में
वही उनके नियम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और कहा गया आधुनिक आवर्त नियम में कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों पर निर्भर करते हैं। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में तत्वों को स्थान दिया गया, जबकि मेंडलीव मानते थे कि उनके गुण परमाणु भारों पर निर्भर करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आवर्त नियम में कहा था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक में क्या है, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव की सारणी में संशोधन कर आधुनिक का निर्माण किया गया। इसमें बोर का बहुत सारा योगदान था। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की चार विशेषताएं या लक्षण ये निश्चित पूछेगा। इन्हीं दो में से एक और दोनों आवर्त नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण और आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण दोनों पढ़िएगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा इस चैप्टर में और कोई आवर्त सारणी नहीं है। तो इन दोनों सारणी में से जरूर एक प्रश्न इनकी विशेषताएं या चार विशेषताएं दीर्घाकार करके पूछेगा। दीर्घाकार आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी को ही कहते हैं। और मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव के नाम से आएगी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी और फिर या आधुनिक आवर्त सारणी, इन दोनों की विशेषताएं पूछी जाएंगी। या आधुनिक आवर्त नियम या मेंडलीव का आवर्त नियम आपसे पूछा जाएगा। तो हम आशा करते हैं जो सर्वाधिक जो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक थे कवर हो गए। इन सब प्रश्नों को पहले पढ़िए और इसमें से जो आपको डिटेल क्लियर जानना चाहते होंगे उसको आप कमेंट करिएगा। हम उसको क्या करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसको हम अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।